आज़ादी की लड़ाई का जश्न शुरू हो गया था, हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ चुके थे। उस समय 1931 में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना हुई। 1931 की जनगणना के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों को संविधान के अनुच्छेद 340 में यह अधिकार दिया गया कि उनको चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। काका कालेलकर आयोग का गठन 29 जनवरी 1993 को हुआ। ये इसी उद्देश्य से गठन हुआ। काका कालेलकर आयोग जो 1931 की जनगणना है, उस आधार पे कौन सी जाति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गई है, उसे ऊपर उठाने के लिए आयोग गठित हुआ, जिसका नाम काका कालेलकर आयोग। उस आयोग 29 जनवरी 1953 को गठन हुआ और आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई। हम नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो आज आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं कि हमको आरक्षण नहीं है, हमको सुविधा नहीं है, हम उन साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सोचो, काका कालेलकर आयोग का गठन होता है 1953 में और रिपोर्ट आती है 1955 में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में रख दिया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक तमाम हमारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दबाव में हमारे कुछ साथी कांग्रेस की वकालत करते हैं। 1955 से ये रिपोर्ट दबी रही। 1978 में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। 24 साल तक लगातार 24 साल तक लगातार काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट। अब आरक्षण की मांग करने वाले, आरक्षण की चाहत रखने वाले निषाद बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति नाई गुण राजभर चौहान, हम आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवानों से खासतौर से पूछना चाहता हूं कि इसको पढ़ो, इसको समझो कि तेरे साथ धोखा आजादी के पहले और आजादी के बाद से देखो कैसे हो रहा है। रिपोर्ट लागू न करके जिस तरह ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने वोट लेने के लिए तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा कि सरकार बनवा दो, हम रिपोर्ट लागू कर देंगे। सरकार बनवा दिया। जब रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो सरकार बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी मुकर गई। ठीक उसी तरह जब चौधरी चरण सिंह ने दबाव बनाया कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, तो वर्तमान सरकार ये कह करके टाल दिया कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नया आयोग गठित कर दिया जाए। तो चूंकि ज्यादातर सत्ता में बैठे हुए लोग विरोधी थे, चौधरी चरण सिंह जो प्रयास कर रहे थे, इनके साथ जिस तरह हम अकेले प्रयास कर रहे हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, उसी तरह चौधरी चरण सिंह जी भी काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए अकेले प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट तो लागू नहीं हुई, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के प्रयास से केंद्र सरकार ने 1978 में ये कह करके कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नया आयोग गठित कर दिया जाए, तो 1978 में मंडल आयोग का गठन किया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट
लागू न करके हमारे साथ धोखा किया कि बिंदेश्वरी प्रसाद, ये अभी पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दिया। ठीक उसी तरह चौधरी चरण सिंह जी के साथ होता है। 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद के नाम से बीपी मंडल, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग का गठन किया गया। 1978 में मंडल आयोग का गठन होता है और 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आ जाती है। अब पिछड़े समाज के लोगों जरा सोचो, बड़ी हमदर्दी नेताओं से तेरी रहती है। हम आगे जिक्र करूंगा नेताओं के ऊपर। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आ जाती है और 1980 से लेकर 1990 10 साल के बीच में हमारे तमाम नेता सदन में जाते रहे और वहां जाकर के गांधी जी के 3 बंदर बन करके बैठे रहते थे। 1990 में याद आया बीपी सिंह जी को और बीपी सिंह जी ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर दी। 1990 में 1990 से लेके 1993 तक 90 में घोषणा होती है। 3 साल लगातार हम पिछड़े वर्ग के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो आज कांग्रेस और बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, तेरी पार्टी से जीत के जाने वाले सांसद, जिसको वोट दे करके आप सांसद दिल्ली में भेजते थे, वो नेता वहां जाकर के खाली रसमलाई खाने का काम करते थे। क्या ये लोग जाकर गांधी जी के 3 बंदर बन के सदन में बैठा करते थे? क्या इनकी जबान बंद कर दी गई थी? क्या ये रिपोर्ट इनको दिखाई नहीं देती थी? क्या ये रिपोर्ट के संबंध में इनको सुनाई नहीं देती थी? ऐसे नेता सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के लोग सदन में जाकर के सदन की शोभा बढ़ाते रहे, लेकिन पिछड़ों के अधिकार के सवाल पे, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, पिछड़ों को 27% आरक्षण जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, उस सिफारिश को लागू कराने के लिए इनकी जबान नहीं खुली। धन्य है इस देश में बीपी सिंह जी, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए लाख विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी, आज जो पिछड़े समाज के नेता, पिछड़े समाज के लोग जो बीजेपी में हैं, वो अपने समाज के दुश्मन हैं। यही बीजेपी है। जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा किया, यही भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल लेके निकल दिया। आडवाणी जी को रथ थमा दिया कि लेके निकलो, विरोध करो, नहीं तो ये लागू हो जाएगा तो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल जाएगा। आज उसी बीजेपी का समर्थन ये पिछड़े समाज के लोग दे रहे हैं। हम उन युवाओं से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों, इसको जरा गूगल पे जाके पढ़ो। अगर मेरी बात गलत हो तो हमसे मिलो, हम आपको बताएं कैसे क्या हुआ। 27% आरक्षण लागू करने के लिए बीपी सिंह जब तैयार होते हैं, तब कमंडल लेकर के आ जाते हैं। मंडल को कमंडल में बंद करने के लिए यही बीजेपी खड़ी हो जाती है। अब आज पिछड़े समाज के नेता मंत्री बन करके, विधायक बन के, सांसद बन के भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित करते हैं। ऐसे लोग गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनमें दम हो तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है, उसी सिफारिश की देन है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में रद्दी की टोकरी में पड़ी। इसको क्यों नहीं लागू करते हैं? ठीक उसी तरह जो काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग को जिस तरह इन लोगों ने धोया, जिस तरह इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंका, उसी तरह इसको भी इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। खैर 1993 में लागू होता है। मंडल कमीशन 22 सिफारिशें दिया कि ये जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े लोग हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए 22 सिफारिशें लागू हुई, जिसमें मात्र 2 सिफारिश 93 में लागू होती है। और उच्च शिक्षा में 2008 में
आरक्षण मिलता है। ये है हमारे विरोध। कौन करता है? जो सत्ता में चलाने वाले लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं करते। हमारे पिछड़े समाज के नेता जो सांसद और विधायक जीत के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि समाज का भला हो। समाज का वोट दिलाकर वो एमएलए और एमपी तो बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन समाज के हित की जब बात आती है तो ये गांधी जी के 3 बंदर बन करके ये मूक दर्शक हो जाते हैं। इनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इस नाते मैं पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण 40 साल लग गया, 40 साल में लग गया। और वहीं बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, अमीर सवर्ण को 72 घंटे में आरक्षण दे दिया, 72 घंटे में आरक्षण दे दिया। ना कोई आयोग गठित हुआ, ना कोई आंदोलन हुआ। 40 साल में पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला। पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली लोग भटकते रहे। और वहीं ना कोई आंदोलन, ना कोई आयोग, ना कोई धरना प्रदर्शन। और ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी 72 घंटे के अंदर अमीर सवर्णों को, गरीब सवर्णों को नहीं, अमीर सवर्णों को, जिसके घर 66,000 रुपया महीना कमाई है वो गरीब है, 5 एकड़ जमीन है वो गरीब है, लेकिन बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, अर्कबंसी, बारी, बिहार, रजवार, आरक, गुजर, जाट, ये गरीब नहीं है। जिनके पास न जमीन है, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए शुद्ध भोजन है, और न इनके पास रोजगार है, न नौकरी है, सरकार इनको आरक्षण नहीं दे रही है। इस नाते हम पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कब ज्ञान होगा आपको, कब आप सोचोगे अपने विषय में, कब तक बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा की लड़ाई लड़ते रहोगे। ये लोग तुझे गर्त में ले जाने का काम करते हैं, न कि तुझे हिस्सा और अधिकार दिलाने के लिए। जाति के नाम पर चुनाव जीत के जाने वाले लोग तेरी जाति का भला कभी नहीं कर सकते। ये जाति के नेता वोट दिलाने के मास्टर हो सकते हैं। जो पिछड़े समाज का नेता बीजेपी में है, चाहे वो किसी जाति का हो, वो वोट बीजेपी को दिला सकता है। लेकिन सपा में हो दिला सकता है, भाजपा में हो दिला सकता है, कांग्रेस में हो दिला सकता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तब फिर इसकी जबान बंद हो जाती है। जिस बेग से वोट दिलाता है उसी बेग से अगर पिछड़े दलित समाज में पैदा हुए ऐसे नेता अपने समाज को हिस्सा दिलाने की बात करते तो आज समाज की प्रगति बहुत अच्छी होती। आज तो मुझे आश्चर्य है कि जाति व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सब बिंद बिरादरी एक ऐसी है कि पूरे प्रदेश में एक भी बिंद दरोगा अब तक नहीं मुझे मिला, एक भी बिंद बिरादरी का सिपाही नहीं मिला, एक भी केवट का दरोगा नहीं मिला, एक भी केवट का बेटा सिपाही नहीं मिला। क्या कारण है? यही कारण है कि आंख मूंद करके आप वोट देते हो, आंख मूंद करके आप बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस को वोट देते हो, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हो। यही तेरी दुर्गति का कारण है। भागीदारी की लड़ाई लड़ने का, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो जिक्र मैंने किया नेताओं का। जर्मनी में एक पैदा हुआ नेता हिटलर, बहुत नाम है, हमारे तमाम साथी उदाहरण देते हैं कि क्या आप हिटलर हो। एक हिटलर पैदा हुआ। हिटलर के संबंध में मैंने जो पढ़ा है एक कहानी, संसद के अंदर वो एक जिंदा मुर्गा लेके जाता है। जैसे हमारे पिछड़े समाज के लोग समाज में तो जिंदा होके जाते हैं, जब वोट दिलाना होता तो जिंदा रहते हैं, ठीक उसी तरह हिटलर एक जिंदा मुर्गा लेकर के सदन के अंदर जाता है और अपने जेब में कुछ दाना लेके जाता है, और सदन के अंदर उस मुर्गे की पूरा पंख उखाड़ देता है। वो बेचारा मायूस हो जाता है। जब पंख उखाड़ देता है उसके बाद सदन में लोग चुपचाप मार के मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। फिर वो हिटलर
जेब से कुछ दाना निकालता है, उसके सामने डाल देता है और मुर्गा फिर उस दाने को खाने लगता है और खा लेता है। खाने के बाद जब उसको थोड़ा होश होता है तो फिर हिटलर अपना जब जान जाता है कि अब ये मुर्गे को होश आ गया, इसका पेट भर गया, आधा पेट भरा है, अब इसका पेट भरना है, तो मुर्गे के सामने एक एक दाना डालते हुए हिटलर आगे आगे जा रहा है और मुर्गा पीछे पीछे जा रहा है। उसी तरह आज पिछड़े समाज के नेता ठीक उसी मुर्गे की तरह समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है। समाज को, चाहे जो गरीब है उसको राशन नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब है उसको आवास नहीं मिल पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये हमारे समाज के नेता, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो हिटलर के मुर्गे की तरह अपना पेट भरने के लिए उस मालिक के पीछे 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 वो दाना डालता जा रहा है और ये दाना एक एक खाते हुए जा रहे हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है साथियों। जरा सोचिए, 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 1931 से आज 2020 हो गई। लगभग इतना लंबा समय होने के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति के पास पावर है हर 10 साल पे वो आयोग गठित करे और आयोग जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के आधार पर लोगों को ऊपर उठाने की बात की जाएगी। लेकिन 1931 में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इसके विषय में पिछड़े समाज के नेता, पिछड़े समाज के लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्या अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जातियों की आबादी 90 साल से बढ़ी है कि घट गई? जो 52% आबादी या चर्चा होती है वो 1931 की जनगणना की चर्चा होती है। अनुसूचित जात जनजाति को जो आरक्षण मिला, जो 1931 में जो उसकी आबादी थी, उस आबादी के हिसाब से उसको आरक्षण 22.5% मिला। 1931 से आज 2020 है और लगभग 90 साल हो गया। 90 साल में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी बढ़ी, पिछड़ों की आबादी बढ़ी, अनुसूचित जाति की आबादी बढ़ी, सामान्य वर्ग की भी आबादी बढ़ी। लेकिन सरकार 1931 की जनगणना के बराबर आज भी हमको मानती है। इस पे हम नौजवानों से कहूंगा कि थोड़ा चिंतन करो। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो विचार करने की आवश्यकता है साथी, विचार करने की आवश्यकता है। तो आइए हम और आर पार मिलकर, हम और आप मिलकर 2021 की जनगणना में जातिवार जनगणना कराने के लिए शहर शहर गांव गांव आवाज को बुलंद करें। वर्तमान केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के सवाल पे आदेश दिया था कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने वह भी बैरियर तोड़ करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, तुझे इशारा किया कि तुम भी लड़ो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहो तो लड़ो, हमारे साथ मत रहो। इस नाते हम पिछड़े समाज के लोगों आपसे कहना चाहते, 50% के आरक्षण से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वह भी बैरियर टूट गया है। तो आइए हम सब मिलकर आवाज बुलंद करें। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई को मिलकर लड़ा जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई को मिल SC ST के आरक्षण को 2021 की जनगणना जातिवार कराकर
22.5% आरक्षण को बढ़ाया जाए। पहला काम, इस लड़ाई को जो नौजवान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग लड़ना चाहते हैं वो ओम प्रकाश राजभर के साथ सहयोग करें, आंदोलन करें। 2021 की जनगणना कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। सभी पार्टियों ने नेता पैदा करके उस नेता के सहारे पिछड़ी जाति का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब तेरी जाति जनगणना कराने की बात आती है तो आज पूछो उन बीजेपी की और कांग्रेस सपा बसपा जो केंद्र में बैठे हुए सांसद हैं, जो देश की सरकार जहां चल रही है, दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे हुए पिछड़े समाज के नेता हैं, हमारी बात आज उनको कड़वी लगती होगी। अगर वो सदन में गए हैं समाज के वोट के बल पर तो पिछड़ी जाति की जनगणना करावें, और नहीं पिछड़ों का हित चाहते हैं तो सदन से इस्तीफा देकर के घर चले आवें। अगर वो अपने समाज का हित चाहते हैं तब, और नहीं तो ये साफ साफ समाज के बीच में जाके बोलें कि हम तेरा भला नहीं चाहते हैं, हम अपना पेट भरने के लिए हम उस पार्टी में हैं। ये बात उनको कहना पड़ेगा। हम उन सांसदों से कहना चाहता हूं जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक समाज के लोग सदन के अंदर हैं, उन साथियों से कहना चाहता हूं इस नाते 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को है, 2021 की जनगणना जातिवार कराकर आरक्षण को और बढ़ाया जाए, जो हमारी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। इसको बढ़ाइए, और नहीं तो भाई हम पिछड़े समाज के लोगों, हम आपसे कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे सांसदों का विरोध होना चाहिए उनके क्षेत्रों में जो तेरे अधिकार की बात न करे, जो तेरे आरक्षण की लड़ाई न लड़े, तेरी जातिगत जनगणना न करावे, ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। और आगे तीसरा काम, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में SC ST OBC, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात को आरक्षण लागू किया जाए। बड़ी बारीकी से पिछड़े तुझे आरक्षण से, दलित समाज के लोगों तुझे आरक्षण से विमुक्त करने के लिए, विरत करने के लिए, अलग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है, जो प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। आओ हम सब लोग मिल करके SC ST OBC के लोगों, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की आवाज को बुलंद किया जाए। जब तक हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार का जम करके विरोध करेंगे, जब तक कि हमको मिल न जाए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिस्टम है अपनी बात, अपने अधिकार को कहने का। उसी तरह साथी हम भी बोल रहे हैं, तो आओ SC ST OBC के लोगों, आप चाहते हो कि ये निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में भी आरक्षण लागू हो। अगर ये सरकार सभी विभागों को प्राइवेट में कर रही है, हमारा आरक्षण खत्म कर रही है SC ST OBC का, तो हम भी SC ST OBC के लोग मिलकर प्राइवेट में भी आरक्षण की व्यवस्था के लिए हम लोग मिलें और इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ा जाए। जब देश में बकरी की गिनती हो सकती है, गाय की हो सकती है, भैंस की हो सकती है, बाघ की हो सकती है, कुत्ता की हो सकती है, बिल्ली की गिनती हो सकती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल है SC ST OBC के लोगों। जब तक तेरी जनगणना नहीं होगी तब तक इसी तरह भटकते रहो, दर दर ठोकर खाते रहो। सरकार जब ये एक खबर सरकार को लगेगी तो ये जान जाना कि सरकार नया फैसला उठाएगी, और ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी कहेगी कि नहीं अब जातिगत जनगणना नहीं होगी, अब आर्थिक जनगणना होगी। बड़ी साजिश इनकी होगी। बड़ी साजिश के तहत तेरा आरक्षण खत्म करने की तैयारी ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग शुरू करेंगे। हमारी बात आप लोगों को जेहन में उतर रही हो। आज पूरे देश में बेरोजगारी है नौजवानों, आज पूरे देश में बेरोजगारी है। रोजगार चाहिए तो आरक्षण के लिए लड़िए, अधिकार के लिए लड़िए। हम एक नारा देते हैं, बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ। ये संभव तभी है जब जनगणना होगी तब। जिस दिन जनगणना हो जाए तो जिस दिन जनगणना हो जाएगी तो हमारा आरक्षण भी बढ़ेगा, हमारी बेरोजगारी कम होगी। इस नाते मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि SC ST OBC की जनगणना
जातिगत जनगणना हो और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसको आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। इस नाते ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अब नारा शुरू हुआ है, बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ। ये आवाज हमको आपको मिलकर के लगानी पड़ेगी, मिलकर के लड़ना पड़ेगा, तब हम आप आगे जा सकते हैं। साथी, इसी बात के साथ क्रांतिकारी अभिवादन के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निषाद राज, जय सुहेलदेव, जय भारत।